अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास की। तो एबनॉर्मल मोलर मास से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये मोलर मास होता कैसे है और ये एबनॉर्मल कैसे हो जाता है, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मोलर मास देखिए कैसे, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको H2SO4 का। तो H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और एक का एटॉमिक मास 1 है, इसलिए इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2। और सल्फर का एक ही एटम है और एक का एटॉमिक मास होता है 32, तो इसका टोटल हो जाएगा 32। ऑक्सीजन के इसमें 4 एटम है और एक का होता है 16, तो हो जाएगा ये 64। इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 98। अब जो ये 98 जो है मोलर मास है H2SO4 का, इस मोलर मास को कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। कैलकुलेटेड और नॉर्मल भी कह सकते हैं इसको, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, इसको कैलकुलेटेड या नॉर्मल मोलर मास कहते हैं। H2SO4 का एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं केवल आपको। ठीक है, अब इसको एक तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसको कैलकुलेट करने का है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने अब तक 4 पढ़ी है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि इसमें जो है मोलर मास के लिए क्या फॉर्मूला आया था, P0 माइनस PS। हमने इसका देखा था, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा N1/N2, और इस N1 N2 की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, ये पहले कर चुके हैं अपन। तो इसमें देखिए ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लॉवरिंग है वेपर प्रेशर में, ये इसके मोलर मास, सॉल्यूट का जो मोलर मास है इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी हेल्प से हम बाकी वैल्यूज हमारे पास हो तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इससे हमने कैसे कैलकुलेट किया था, देखिए इसके लिए फॉर्मूला आया था हमारे पास πV = nRT, और n की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल mRT। तो इसमें भी देखिए पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट का मोलर मास, ये तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी जो है हमारे पास जो बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में फॉर्मूला आया था आपके पास ΔTB = KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M या स्मॉल m कर लो भले, इंटू कैपिटल W। तो ये देखिए ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्यूट का मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और लास्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इससे भी देखिए इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ΔTF = KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल, अच्छा ये सब ग्राम में था, ये भी ग्राम में। ठीक है, तो इससे भी आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से भी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूट का किसी भी कंपाउंड को अगर सॉल्यूट फॉर्म में किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके मोलर मास निकालेंगे तो इन मेथड से किसी से भी अगर हम मेथड से भी जो मोलर मास निकालेंगे उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू
ऑफ मोलर मास, ठीक है। और अगर वैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं तो वो वैल्यू कहलाती है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो देखिए, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट 98 आ जाए, है ना, हो सकता है इससे थोड़ी ज़्यादा, इससे थोड़ी कम, अगर इससे डिफरेंट वैल्यू आती है तब इनका मोलर मास जो है वो एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन बन गई वो क्या बन गई कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस determined by the studying any of the colligative property comes out to be different than the theoretical मतलब calculated value, the substance is to be show abnormal molar mass। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि ये abnormality आती क्यों है, कि मोलर मास एबनॉर्मल क्यों होता है। इसके दो कारण है, दो रीज़न है इसके। एक तो व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, एक तो ये जब सॉल्यूट को अपन, जैसे मान लीजिए NaCl है, KCl है, KNO3 है, इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होता है, यानी आयनाइज होते हैं, यानी ये टूट कर बिखर जाते हैं। जैसे जैसे बिखरेंगे तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, इसलिए इसके मोलर मास में भी चेंज आ जाएगा, इसलिए ये एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा है व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एसोसिएट होते हैं, यानी कि जैसे मैं बात करता हूँ C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड को अगर अपन वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट नहीं होगा बल्कि एसोसिएट होगा। कैसे, क्यों होगा एसोसिएट? देखिए C6H5COOH एक मॉलिक्यूल ये, C6H5COOH दूसरा मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे जिससे ये कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड हो जाएंगे तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है एसोसिएशन के कारण जो है ये जो मॉलिक्यूलर मास ओरिजिनल जो होना चाहिए नॉर्मल, उसके बजाय उसका डबल मिलेगा, तो ये एबनॉर्मल ही हो गया। तो कहने का मतलब एबनॉर्मल मोलर मास के दो मेन रीजन होते हैं। एक तो अंडरगोज व्हेन द सॉल्यूट undergoes dissociation and when the solute undergoes association। अब हम पढ़ रहे हैं वांट हाफ कोफिशिएंट। वांट हाफ कोफिशिएंट देखो क्या होता है। वांट हाफ कोफिशिएंट होता है बेटा रेशो, यानी कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी दो तरह की वैल्यू हो सकती हैं। मैं आपको समझाता हूँ इसमें। देखिए वांट हाफ कोफिशिएंट या वांट हाफ फैक्टर क्या होता है कि जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी हो सकती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनकी दो तरह की वैल्यू आएगी। एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और दूसरी आएगी कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो मैं आगे समझाऊंगा आपको भाई न्यूमेरिकल में कौन सी हम ऑब्जर्व्ड लेंगे और कौन सी कैलकुलेटेड लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उनकी दो तरह की वैल्यू हो सकती हैं, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का जो रेशो है उसको वांट हाफ फैक्टर कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वांट हाफ फैक्टर या कोफिशिएंट द रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी and calculated colligative properties is called want half coefficient या want half factor। तो इसको I से डिनोट करते हैं और I इज इक्वल्स टू हो जाएगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहली तो आपकी ये होती है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको डेल पी से अपन शो करते हैं। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से अपन शो करते हैं। तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TB से हम शो करते हैं। चौथा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। और इन सब को अगर जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो I निकालेंगे, तो इसके लिए तो I अगर इसके लिए निकालते हैं तो I इक्वल्स टू डेल्टा P ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन डेल्टा P कैलकुलेटेड वैल्यू। देखिए ये एक I हो गया। अब अगर इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई
कैलकुलेटेड, ये आई की वैल्यू हो गई। अगर मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में देखें, बॉइलिंग पॉइंट के जो एलिवेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड, और अगर इस पे फ्रीजिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। तो इनमें तो देखिए अभी देखिए जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये 4 है, इनमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर आ रही है, कैलकुलेटेड नीचे आ रही है सब में। लेकिन अगर मोलर मास की बात करेंगे तो इनसे उल्टा होगा। वो क्यों होगा उल्टा? क्योंकि इन सब के फॉर्मूला में आपने नोट किया होगा कि मोलर मास जो है वो इन सब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन सब के फॉर्मूला अपन पीछे जो वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन सब में जो मोलर मास का जो है फॉर्मूला, वो इन सब के फॉर्मूले में मोलर मास इनके रेसिप्रोकल में, मतलब इन्वर्स में है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सीधी सी बात है, ये उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला। तब ये हो जाएगा एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। ओके, आई की वैल्यू के बेस पे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कि जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट हुआ है या एसोसिएट हुआ है। तो देखिए कैसे पता लगा सकते हैं हम इसके लिए कि आई इज इक्वल्स टू 1 हो। अगर आई की वैल्यू 1 आई हो, इट मीन्स ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों सेम आती हैं, तब आई की वैल्यू 1 आएगी। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब जो है इसमें ना तो डिसोसिएशन हुआ है ना ही एसोसिएशन हुआ है। और जब डिसोसिएशन भी नहीं होगा और एसोसिएशन भी नहीं होगा तो इसका जो मोलर मास निकलेगा वो एबनॉर्मल नहीं होगा बल्कि वो नॉर्मल ही होगा, है ना। तो एक तो ये, और आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है तो हम कहेंगे कि डिसोसिएशन हो रहा है, सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। तो जैसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, NaNO3 है, CaCl2 है या CdCl2 है, CdSO4, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उनको डिसॉल्व करोगे तो ये सब डिसोसिएट ही होते हैं। और डिसोसिएट होते हैं इसका मतलब इन सब के लिए आई की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 आएगी। आई की वैल्यू इनमें हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। और आई इज लेस देन 1, अगर मान लीजिए आई की वैल्यू कम होती है 1 से, तो हम कहेंगे कि इसमें जो सॉल्यूट है वो एसोसिएट हो रहा है ना। तो जैसे बेंजोइक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, ये जितने भी है वो एसोसिएट होंगे, यानी कि एसोसिएट होंगे तो आई की वैल्यू लेस देन 1 यानी कि पॉइंट्स में आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आई मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की फॉर्मूला तो हमने अभी पहले निकाला था, उन सबको आई के साथ कैसे रिलेटेड, यानी कि 1/2 कॉफिशिएंट के साथ कैसे रिलेटेड किया गया। तो इसके साथ 1/2 कॉफिशिएंट के साथ अगर इन सब के फॉर्मूले लिखते हैं अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो उनको मॉडिफाइड एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू XA था, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके साथ I से यानी कि 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है केवल, और कुछ नहीं करना सब में। तो इसमें I इंटू XA हो जाएगा। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू CRT था, उसकी जगह पाई इज इक्वल्स टू ICRT हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो था उसमें डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम था, तो इसमें डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी एम हो जाएगा। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम था, के एफ एम था, और इसमें आई के एफ एम हो जाएगा। अब देखिए 1/2 फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं 2 एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जनरली ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि जो क्वांटिटीज़ में कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी वैल्यू तो कैलकुलेटेड है और कौन सी वैल्यू जो है ऑब्जर्व्ड है। तो देखिए जितने भी हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, डेल्टा पी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। इनको अगर इनके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके अगर हम निकालते हैं तो इन सबको कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी अगर इनको हम पुट करेंगे, यानी कि फॉर्मूला पुट करके जो कैलकुलेट करेंगे, और इनकी गिवन वैल्यू जो ऑलरेडी इनकी गिवन वैल्यू अगर होगी क्वेश्चन में, गिवन वैल्यू वो होगी आपके ऑब्जर्व्ड वैल्यू,
अभी मैं एग्जांपल और बताऊंगा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, गिवन वैल्यू जो होगी वो ऑब्जर्व्ड होगी। इसी तरह से अगर हम मोलर मास की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। मोलर मास, मोलर मास अगर इनके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा ऑब्जर्व्ड, ठीक है, और जो गिवन होगा वो कैलकुलेटेड होगा, ठीक है। इसका उल्टा, आप तो ये एक याद रखिए और फिर इसमें मोलर मास में इसको अपोजिट कर लेंगे। और ये याद क्या रखना है कि इनकी वैल्यू पुट करके अगर मान लीजिए निकालेंगे तो वो कैलकुलेटेड होगी, जो गिवन वैल्यू होगी वो ऑब्जर्व्ड होगी। कैसे, देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसमें। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द 1/2 कोफिशिएंट ऑफ कैडमियम सल्फेट, जिसका मोलर मास है 208.4। इफ़ द डिसोल्यूशन ऑफ 5.21 ग्राम ऑफ कैडमियम सल्फेट, यानी इतना इसमें डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसका WA दे दिया, मतलब W, इन ½ लीटर ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट है इसमें वाटर, गिव्स ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.168 डिग्री सेल्सियस। KF फॉर द वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब देखिए डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, तो मैंने आपको कहा था ना कि गिवन वैल्यू जो होती है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, इनमें से इसकी गिवन वैल्यू दे रखी है, तो जो गिवन वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? ऑब्जर्व्ड। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर डेल TF जो है ना 0.168, तो डेल TF 0.168 ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा इसमें स्पेशली। अब देखिए हम बाकी चीज़ों को समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। देखिए W का मतलब कितना डिसॉल्व हो रहा है, तो 5.21 यानी 5.21 ग्राम, ठीक है। M इसका मोलर मास है, कैडमियम सल्फेट का मोलर मास ये रहा, और KF इसमें गिवन है, ये किसके लिए? वाटर के लिए। ये फिक्स है, याद रखना है आपको वैसे भी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोललिटी निकालेंगे, और मोललिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो देखिए ग्राम में सॉल्वेंट का मास 500 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाटर में कितना? ½ लीटर, ½ लीटर का मतलब 500 ml हो गया। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर को अपन 500 ग्राम कर सकते हैं, है ना, 500 ग्राम। तो देखिए ये तो W तो हो जाएगा यहाँ पर 5.21 ग्राम, यानी सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास इसका कितना हो जाएगा? ये रहा 208.4, ठीक है, मोलर मास ये हो गया इंटू 1000 अपनी जगह, और ये वाटर का मास 500, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.05, ये मोललिटी आ गया। हमको निकालना है डेल TF, लेकिन हम जानते हैं कि डेल TF जो होता है, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF इसका कांस्टेंट और ये मोललिटी अभी जो हमने निकाला। तो देखिए डेल्टा TF कैलकुलेटेड इसलिए है कि हम ये कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। ये डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड है, इसका कोई न्यूमेरिकल में फिलहाल अभी अपन ने कोई यूज़ नहीं लिया है, ये तो गिवन है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ये डेल TF अपन कैलकुलेट कर रहे हैं इन सब की वैल्यू पुट करके। तो डेल TF कैलकुलेटेड इज टू KF की वैल्यू 1.86, ये 1.86 इंटू 0.05 मोललिटी जो अभी हमने ये कैलकुलेट करी है, ठीक है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.093 डिग्री सेल्सियस। ये जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू हमको मिली। तो अब देखिए डेल्टा TF की ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी हमारे पास है, ये रही, और कैलकुलेटेड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो I इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो ये है 1.168 ये रही, और कैलकुलेटेड ये रही। इसमें पुट करके जब I की वैल्यू निकालेंगे तो 1.806। तो देखिए I की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है, इसका मतलब I इज़ मोर देन 1, सो कैडमियम सल्फेट विल डिसोसिएटेड। तो इससे हम बता देंगे कि इसमें जो है कैडमियम सल्फेट जो है डिसोसिएट होगा। और वैसे भी अपन देख रहे हैं कि कैडमियम सल्फेट डिसोसिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्ट है, और सॉल्ट होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो एक तो इसमें ये हो गया। अब लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल।
3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें सॉल्यूट कौन है। सॉल्यूट तो है बेंजोइक एसिड और सॉल्वेंट है बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो सीधी सी बात है इसका डिसोसिएशन नहीं होगा बल्कि एसोसिएशन होगा। और हमको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि एसोसिएशन होगा, इसका मतलब इसकी आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। देखेंगे, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन शो ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन गिवन है ऑलरेडी। तो जो गिवन है तो वो कौन सी हुई, ऑब्जर्व वैल्यू या कैलकुलेटेड। तो जो गिवन वैल्यू है वो ऑब्जर्व्ड होती है। देखिए ये मैंने लिख रखा है यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इसको आगे ये 1.6 केल्विन आ गया। स्मॉल डब्ल्यू जो है इसका ग्राम वेट ऑफ द सॉल्यूट 33.9 और इसका मोलर मास 122 होता ही है बेंजोइक एसिड का। और डब्ल्यू यानी कितना, बेंजीन सॉल्वेंट का मास 49 ग्राम। तो इसको फॉर्मूला में लिखेंगे मोलैलिटी, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था वही फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये मोलैलिटी इसकी आ जाएगी। ये मोलैलिटी से हम निकालेंगे इसका आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू दे रखी है 4.9, ये क्वेश्चन में ही दे रखी है 4.9। इन जैसे वाटर के लिए के एफ होता है अभी हमने पढ़ा था इसमें 1.86, इसके लिए बेंजीन के लिए होता है 4.9, सब के लिए फिक्स है ये। तो के एफ इंटू एम, तो के एफ की वैल्यू 4.9 और एम की वैल्यू 0.652, ये अभी हमने निकाली। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.194 आ गया। अब आई जो है, आई डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास ये रही 1.62 अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ये रही। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.507। ये देखिए लेस देन 1 आ रही है, तो बेंजोइक एसिड ये लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब बेंजोइक एसिड गेट एसोसिएटेड, ये एसोसिएट होता है। तो लीजिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। देखिए हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो अबनॉर्मल जो मोलर मास है वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से ही आता है। तो कितना डिसोसिएशन या कितना एसोसिएशन हो रहा है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे हम अपन अल्फ़ा, फिर इसमें आई और अल्फ़ा में रिलेशन पढ़ेंगे। इसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसमें आई और अल्फ़ा में पढ़ेंगे अपन। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने आप में, दोनों पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और इनकी डेरिवेशन भी पूछ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये कोई सॉल्ट है, सॉल्यूट है, जैसे ही अपन इसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो इसके एन मॉलिक्यूल टूट कर अलग अलग हो जाएंगे। एन यानी डिसोसिएशन हुआ ना, तो एन मॉलिक्यूल में टूटा। तो इनिशियल अगर स्टेज पे देखेंगे तो इसका मोल 1 है और ये 0 है जब स्टार्ट ही नहीं हुई रिएक्शन। तो एट इनिशियल ये 0, इसका टोटल मोल नंबर ये आया। अब आफ्टर इक्विलिब्रियम इसका मान लीजिए एन अल्फ़ा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं तो इनके नंबर हो जाएंगे, अब मोल नंबर हो जाएगा एन अल्फ़ा, और इसमें से अल्फ़ा कम हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब देखिए ये एट इक्विलिब्रियम पे ये हुआ, इसका तो 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा और इसका एन अल्फ़ा मॉलिक्यूल बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो कितना हो जाएगा, अब 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल स्टेज पे ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोल नंबर अपॉन कैलकुलेटेड मोल नंबर। तो आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड मोल नंबर टोटल, तो ये रहा 1 + अल्फ़ा माइनस इंटू एन माइनस 1 अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई आपकी ये 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये इसको याद रखना है, आपको याद कर लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं डायरेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। अब डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है, अल्फ़ा पूछेंगे, आप आई की वैल्यू अगर गिवन है तो आई की वैल्यू से आप वैसे ही कैलकुलेट कर अंदाज लगा लेंगे कि अगर 1 से कम है तो एसोसिएशन हो रहा है, 1 से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन हो रहा है। इसके न्यूमेरिकल में मैं आगे बताऊँगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन,
अल्फा। इसमें देखिए उल्टा होगा, n मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसमें इससे उल्टा हो रहा है, n इधर है क्योंकि ये ब्रेक हो रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। तो इसको मान लीजिए 1 मान लिया, इसमें 0 मान लिया एट इनिशियल मोल नंबर, और फिर अल्फा बाई n क्योंकि इसमें डिवाइड होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे ना, तो कितने कम हुए, जितने जुड़ेंगे उतने कम हो जाएंगे उस हिसाब से। तो ठीक है, डिवाइड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा -1 माइनस अल्फा और ये अल्फा बाई n एट इक्विलिब्रियम। तो इनका टोटल तो होगा ऑब्जर्व वैल्यू और इनका टोटल होगा कैलकुलेटेड वैल्यू, जैसे पहले की जैसे। फिर वो I = n ऑब्जर्व्ड अपॉन n कैलकुलेटेड, n मतलब मोल नंबर, इनकी वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए एसोसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिसोसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इनको लर्न कर लीजिएगा।